इंजन को आप जितनी भी हीट दोगे वो पूरी की पूरी हीट जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 100 जूल एनर्जी दोगे तो 100 जूल जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। तो फिर एक फ्रेंच इंजीनियर था कार्नोट, उसने एक इंजन की डिजाइन पेश की जिसको हम कहते हैं कार्नोट इंजन। और ये इंजन हमें ये बताता है कि अगर कोई भी इंजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट होगा। मीन्स कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। और जिस इंजन की इफिशिएंसी बाकी इंजन से ज्यादा होती है, जो इंजन सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आज पढ़ेंगे कि कार्नोट इंजन क्या, इंजन की जो होती है वो इफिशिएंसी क्या होती है बेटा। तो देखिए बेटा, आज डिस्कस करेंगे हम कार्नोट इंजन के बारे में। देखिए बेटा, कार्नोट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन है। बेटा ये एक हमारे पास जो इंजन है ये बेटा हाइपोथेटिकल इंजन, ये हाइपोथेटिकल इंजन है और वर्क्स इन साइकिल। बेटा ये साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है। ये हाइपोथेटिकल इंजन मींस प्रैक्टिकली ये ना जो है वो आसान नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसकी जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन is more than efficiency of any other engine working on same temperature range। सेम टेम्परेचर रेंज पे बेटा। ठीक है, कि किसी भी अगर इंजन की कंपैरिजन की जाए कार्नोट इंजन से तो कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी बाकी हर इंजन से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंजन जो होता है वो मखसूस टेम्परेचर्स के ऊपर काम करता है। जैसे उसका एक कोल्ड रिजर्वायर होता है और दूसरा हॉट रिजर्वायर होता है। जैसे अगर हमारे पास बात की जाए तो हमारे पास जो इंजन्स हैं इनका कोल्ड रिजर्वायर जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है और जो हॉट रिजर्वायर होता है वो जहाँ पे फ्यूल और डीजल और पेट्रोल बर्न होते हैं तो वो उसका हॉट रिजर्वायर होता है। तो हमेशा अगर आपके पास दो तीन इंजन्स हो, कॉमन इंजन हो और कार्नोट इंजन हो, तो कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी बाकी इंजन की इफिशिएंसी से ज्यादा होगी। अब इसका जो है वो साइकिल क्या है बेटा, इसको हम कहते हैं कार्नोट साइकिल बेटा। कार्नोट साइकिल जो होता है कंसिस्ट, ठीक है, इसके अंदर एक होता है बेटा आइसोथर्मल, इसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है बेटा। उसके बाद होती है, ये सीरीज में होते हैं बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है। उसके बाद जो होती है बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है बेटा। और उसके बाद होती है एडियाबेटिक कंप्रेशन होती है। इन चार प्रोसेसेस पे ये काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये साइकिल में कैसे काम करता है बेटा।
तो देखिए बेटा, आपको पता है कि इंजन के अंदर सिलेंडर और पिस्टन होता है बेटा। सिलेंडर और पिस्टन ही क्या कहलाते हैं? यहाँ पे एक सिंपल इंजन हम कह ले तो ये जो हम सिलेंडर और पिस्टन ले रहे होते, ये आप इसको सिंपल इंजन कह सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर और पिस्टन ही जो होते हैं ये हीट को किस में कन्वर्ट करते हैं? वर्क में। और इंजन का काम क्या होता है? इंजन का काम ही ये होता है कि वो गिवन हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे। अब सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से एक बेटा, ये हमारे पास बेटा एक सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारे पास आप कह लें कि एक सिलेंडर है बेटा, और पिस्टन है बेटा। ये सिलेंडर और पिस्टन है हमारे पास। ये हमारे पास बेटा एक सिलेंडर और पिस्टन है। अब इसके अंदर पहले हमें क्या करवानी है बेटा? ये जो कार्नोट इंजन है ये कहता है कि आप सिलेंडर और पिस्टन लें और उसको क्या करवाए बेटा? और आइसोथर्मल एक्सपेंशन किस पे होती है? हीट रिजर्वायर पे। क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट, तो हीट रिजर्वायर पे ही होती है। सपोज करें बेटा कि इस सिस्टम का ये इनिशियल स्टेट है ए, और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ये हमारे पास है बेटा हीट रिजर्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं। आइसोथर्मली एक्सपेंड करवा के हम इसको कहां पे ले जाएंगे बेटा? पॉइंट बी पे। मींस ये ए से किस तरफ चला जाता है बेटा? ये ए से बी की तरफ चला जाता है, लेकिन ये एक्सपेंशन कौन सी होती है? ये एक्सपेंशन होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 होगा। जिसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है बेटा? यहां से हीट जो होती है ये अंदर आती है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? ये कन्वर्ट हो जाती है वर्क में। और ये वर्क किसके बराबर हो जाता है बेटा? ये वर्क हो जाता है Q1 के, ठीक है बेटा। तो हीट जो आती है वो टोटली किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? वर्क में। मींस कार्नोट इंजन पहले स्टेप के अंदर क्या करता है? पहले स्टेप के अंदर वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के नतीजे में जो भी हीट वो लेता है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट कर देता है? वर्क में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो इंजन है बेटा, अब इसके बाद ये प्रोसेस करेगा बेटा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब ये इंजन जो होगा अब कौन सा प्रोसेस करेगा बेटा? एडियाबेटिक। अब इसका मैं ग्राफ साथ में बनाता जाता हूं बेटा। देखिए आप इसका ग्राफ बेटा साथ में बनाते जाए कि यहाँ पे मैं इसका कार्नोट इंजन का ग्राफ बनाता जाता हूं बेटा। देखिए ये आप समझें कि ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ बनाता हूं बेटा। ये प्रेशर एक्सिस है और ये कौन से बेटा? वॉल्यूम एक्सिस है। तो पहले स्टेप के अंदर इसने ए से बी की तरफ कौन सी की है बेटा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पे बना सकते हो बेटा कि ये ए से बी की तरफ चला गया बेटा। ये ए है और ये पॉइंट कौन सी है बेटा? बी। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ का एरो क्या होता है बेटा? नीचे की तरफ होता है। ये इस तरह आइसोथर्मल एक्सपेंशन इसने कर ली। अब ये क्या करेगा बेटा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये हो जाएगी बेटा इसकी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये आप कह ले बेटा कि ये जो होगी ये हो जाएगी इसकी, अब इसके अंदर हो जाएगी बेटा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन वहां से शुरू होगी जहां पे आइसोथर्मल कंप्रेशन खत्म हुई। आइसोथर्मल कंप्रेशन किस पॉइंट पे खत्म हुई है बेटा? बी पे। बी से आगे क्या हो जाएगा?
बी से आगे होगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन। मींस जहां पे इस सिलेंडर की आइसोथर्मल एक्सपेंशन खत्म हुई, वहां से आगे क्या हो जाएगा बेटा, वहां से आगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। और हमने खत्म कहां पे किया है बेटा, हमने खत्म किया है पॉइंट बी पे। बेटा पॉइंट बी से अब हो जाएगी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमेशा किससे होती है बेटा, इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए होता है ताकि इसके बॉटम से हीट ना अंदर आए और ना ही हीट अंदर जाए। हीट को इन या आउट फ्लो करने से रोकने के लिए बॉटम के ऊपर क्या दिया जाता है, इंसुलेटर दिया जाता है। अब क्या होता है बेटा, अब ये जो सिस्टम होता है, ये इसकी स्टेट है बेटा P2, V2 और कौन सी है बेटा, T1। अब ये B से किस तरफ चला जाएगा बेटा, ये B से चला जाएगा C पे बेटा, ये B से ऊपर चला जाएगा और ये कहां पे आ जाएगा बेटा, C पे। और ये एक्सपेंशन क्या हो जाएगी बेटा, ये एक्सपेंशन एडियाबेटिक होगी। तो आप इसके बारे में कहोगे बेटा कि प्रेशर इसका P3, वॉल्यूम कौन सा होगा V3, और टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा बेटा, T2 होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बेटा, चेंज। और गैस अंदर क्या हो जाएगी, ठंडी, क्योंकि ये एक्सपेंशन हुई है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि अब ये सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे भी इसने वर्क किया बेटा, लेकिन ये वर्क किसके बराबर है बेटा, चेंज ऑफ, क्योंकि चेंज निगेटिव है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई है बेटा, कम हो गई, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, माइनस डेल्टा यू लिखा है। और इसके अंदर बेटा क्यू जो होती है वो 0, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हीट ना आती है और ना ही जाती है। ठीक है, ये सिस्टम चला जाएगा बेटा बी से सी की तरफ। और ये कौन सी है बेटा, इसके नेम लिखते हैं बेटा। ये हमारे पास है बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये हमारे पास कौन सी है बेटा, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है बेटा। ठीक है, अब ये ग्राफ यहां पे आ जाएगा बेटा, ये ग्राफ इस तरह से आ जाएगा बेटा, ये किस तरफ आ जाएगा, बी से सी की। और हमने डिस्कस किया था बेटा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ थोड़ा इस तरह से होता है और एडियाबेटिक का थोड़ा वर्टिकल होता है। तो ये कहां पे आ गया बेटा, बी से सी की तरफ आ गया। और ये कौन सी होती है बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है। अब ये सिस्टम क्या करेगा बेटा, अब ये सिस्टम करेगा हमारे पास बेटा, अब ये सिस्टम करेगा एडिया आइसोथर्मल कंप्रेशन बेटा। अब ये सिस्टम हमारे पास करेगा बेटा, ये इस तरह से आइसोथर्मल बेटा कंप्रेशन करेगा। और ये किस स्टेट के ऊपर हमें मिला है, अब ये बेटा सी स्टेट के ऊपर हमें मिला है। यहाँ पे सी स्टेट से अब क्या हो जाएगी बेटा, वापस कंप्रेशन शुरू होगी। ए से सी तक कौन सी हुई बेटा, एक्सपेंशन, और वो 2 स्टेप्स में हुई। पहले स्टेप के अंदर क्या हुई, आइसोथर्मल, दूसरे के अंदर एडियाबेटिक। मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ, थोड़ा प्रोसेस आप माइंड में रख ले, थोड़ा समझ ले। तो बेटा ए से सी की तरफ एक्सपेंशन हुई, लेकिन ये एक्सपेंशन कितने स्टेप के अंदर, 2 में। पहले स्टेप के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरे स्टेप के अंदर एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब ये बेटा क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के हम ऊपर जाते हैं, उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो अब हम वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं। हमने कहां से स्टार्ट किया बेटा, P3 V3 T2 से शुरू किया। ठीक है, अब ये वापस हम आ जाएंगे बेटा C से, किस तरफ आ जाएंगे बेटा, C से आ जाएंगे D पे बेटा। और D का अब क्या हो जाएगा बेटा, ये आइसोथर्मल है बेटा, ये आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा,
आइसोथर्मल के अंदर यहाँ पे हीट बाहर आ जाएगी। जब कंप्रेशन होती है तो हीट क्या हो जाएगी बेटा, यहां से हीट बाहर आ जाएगी बेटा। इससे हीट जो होगी बेटा Q2 बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे बेटा हीट रिजर्वायर है, और ये हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। बेटा ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन जब होती है तो हीट क्या होती है बेटा, हीट यहां से बाहर आ जाती है। और यहाँ पे सिस्टम के ऊपर क्या होता है बेटा, ये सिस्टम के ऊपर ये वर्क होता है बेटा, और ये वर्क कौन सा होगा बेटा, निगेटिव वर्क होगा। और इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, -Q2, क्योंकि वर्क भी निगेटिव होगा और जो बाहर हीट निकलेगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ी है ना बेटा। देखिए केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर फर्क क्यों है, आपको पता है उस बात का फर्क क्यों है, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान में रख ले, जो केमिस्ट्री है ना उसके अंदर हम कोई चीज पॉजिटिव है या निगेटिव है वो हम लेते हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी की बुनियाद पे। अगर जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम हम पॉजिटिव करते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, वो इसलिए करते हैं कि वर्क डन जब सिस्टम के ऊपर करते हैं तो एनर्जी सिस्टम के अंदर जाती है। तो जो एनर्जी जब सिस्टम के अंदर जाती है तो उसको वो पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम को वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव। जबकि हम कहते हैं कि वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है वो किस बुनियाद पे होता है, चेंज ऑफ वॉल्यूम की बुनियाद। वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क पॉजिटिव, वॉल्यूम नेगेटिव का कम होगा वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। बस यही फर्क है, आंसर्स पे फर्क नहीं आएगा, ठीक है। जो चीजें हम पॉजिटिव लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, जब कैलकुलेशन करोगे ना तो जवाब पे कोई फर्क नहीं आएगा। जवाब जो केमिस्ट्री की बुनियाद पे आएगा वही फिजिक्स की बुनियाद, ठीक है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एक ही लेते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। वो एक में पॉजिटिव लेते हैं और एक में क्या लेते हैं, निगेटिव। बात वही है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ध्यान में रखिएगा। तो बेटा जब ये यहाँ से ऊपर से हम वर्क करेंगे उसको क्या करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो हीट बाहर आएगी वो भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। अगर केमिस्ट्री की बात ही ले लें तो निगेटिव निगेटिव के अंदर कैंसिल हो जाएगी, बात फिर भी कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव ही होनी है। तो बेटा इसके अंदर आप कहोगे कि ये जो होगा बेटा, अब ये C से किस तरफ आ गया बेटा, D की तरफ आ गया। अब प्रेशर कौन सा बन गया बेटा, ठीक है। अब देखिए प्रेशर जो है ये बढ़ गया, ठीक है। और प्रेशर वो कौन सा हो जाएगा वापस बेटा, प्रेशर वापस P2 बन जाएगा। वॉल्यूम कौन सा बन जाएगा बेटा, V2। और टेम्परेचर वही T2, क्योंकि ये कौन सी है बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये सिस्टम आ गया बेटा हमारे पास, यहाँ ये हमारे पास आ गया बेटा इस तरह से कि ये वापस जो है वो इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, चौथे प्रोसेस के अंदर बेटा इसका ग्राफ बना ले। अब ये कौन सी बेटा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ बेटा इस तरह से बनेगा, ये बन गया आइसोथर्मल कंप्रेशन का ग्राफ। और हम C से कहां पे चले गए बेटा, D पे चले गए, ठीक है। C से D प्रोसेस करेंगे बेटा, चौथा प्रोसेस। और चौथा प्रोसेस कौन सा होता है, अब ये हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा, ठीक है। और एडियाबेटिक आप कह सकते हैं कि अब हम करेंगे बेटा एडियाबेटिक कंप्रेशन। और एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर, एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर बेटा, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन कहां से शुरू होगी बेटा, D पॉइंट से। क्योंकि हमने इसको कहां पे छोड़ा है बेटा, हमने इसको D पॉइंट पे छोड़ा है। तो D पॉइंट से कौन सा आगे प्रोसेस शुरू होगा बेटा, D पॉइंट से एडियाबेटिक कंप्रेशन शुरू होगा बेटा। और ये जो होगा
ये आप कह सकते हैं कि बेटा अब हम इसको फिर इंसुलेटर के ऊपर रखेंगे। ये बेटा इंसुलेटर होता है, और ये जो होगी ये कौन सी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होती है और कहां से शुरू होती है बेटा, P2 V2 T2 से शुरू होती है, और ये कहां पे खत्म होती है बेटा, ये वापस हम आ गए डी पॉइंट से वापस किस पॉइंट पे आ गए बेटा, ए पॉइंट पे आ गए, और प्रेशर P1 बन गया, वॉल्यूम V बन गया, और टेम्परेचर T1 बन गया। ठीक है, तो जहां से हमने शुरू किया बेटा, 4 प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके हम वापस जो है वो वहीं पे पहुंच गए। ये बेटा इस तरह से ए से शुरू हुए और वापस हम कहां पे पहुंच गए बेटा, ए पे पहुंच गए। अब देखें इसके अंदर, इसके ऊपर जो होता है बेटा, इसके ऊपर जो वर्क होता है, ये जो होता है ये डेल्टा यू के बराबर, वर्क नेगेटिव होता है, इंटरनल एनर्जी की चेंज यहाँ पे कौन सी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन है। एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये सिस्टम जो होता है इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। तो बेटा हमने 4 प्रोसेसेस के अंदर स्टार्ट किया, और हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और ये वापस उसी साइकिल पे पहुंचे। तो अकॉर्डिंग टू द कार्नोट, अगर आप किसी भी इंजन के अंदर ये 4 प्रोसेसेस करो, आप उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाओ, आप उसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन करवाओ, आप उसको आइसोथर्मल कंप्रेशन करो, आप उसको एडियाबेटिक कंप्रेशन करो, वो जहां से शुरू हुआ है वहीं पे वापस आ गया है। ठीक है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे वापस पहुंचा। इस प्रोसेस के अंदर उसने 2 बार आइसोथर्मल प्रोसेस किया है और 2 बार एडियाबेटिक प्रोसेस किया है। तो इस तरह से जो इंजन बनेगा उसकी इफिशिएंसी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो है वो इफिशिएंट होगा। अब इसका वर्क किसके बराबर होगा बेटा, ये जो बेटा एरिया है ना, इसको हम कहते हैं कि ये एरिया बाउंडेड बाय कर्व है बेटा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व बेटा, जो बराबर होती है वर्क के बेटा। ये इंजन कितना काम करेगा वो किस पे आएगा बेटा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। बेटा ये होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये कौन सी होती है बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन बेटा। ये हिस्सा किसका है, आइसोथर्मल कंप्रेशन बेटा। और ये हिस्सा किसका होता है बेटा, ये होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन बेटा। ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का होता है। इस ग्राफ के 4 हिस्से होते हैं, जैसे भी आपको पता लग जाता है इसके अंदर कितनी एरिया आती है, वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व कहलाती है। मीन्स साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी आप देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है। जिस टेम्परेचर से हमने शुरू किया उसी टेम्परेचर पे हम वापस आ गए, मीन्स इंटरनल एनर्जी की चेंज नहीं है। अब अगर इसकी इफिशियंसी देखें बेटा, कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है बेटा, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, या इफिशियंसी क्या होती है बेटा, देखें बेटा, इफिशियंसी का मतलब होता है, इफिशियंसी का मतलब है बेटा आउटपुट अपान क्या हो जाएगा बेटा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, और इन इंजन बेटा, इंजन के अंदर बेटा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट हमें वर्क मिलता है बेटा। बेटा इंजन करता क्या है, हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। और इनपुट क्या होता है बेटा, इसके अंदर इनपुट जो होता है वो कौन सी चीज होती है बेटा, हीट होती है Q1। ठीक है, तो इफिशियंसी का पहला फार्मूला आप कर सकते हैं बेटा, तो आप इफिशियंसी का पहला फार्मूला कर सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू
वर्क अपन Q1, या परसेंटेज के अंदर जब आप लिखोगे तो इफिशियंसी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क अपन Q1 पे। अब वर्क कितना होता है, कोई इंजन कितना वर्क करता है, सिंपल सी बात है बेटा, इंजन के अंदर इनपुट होता है हीट, आउटपुट क्या होता है, वर्क। अब बेटा इंजन को कितनी हमने हीट दी, उसमें से कितनी हीट जाया गई, और रिमेनिंग हमें वर्क मिल जाएगा। देखिए बेटा, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है ना, आप हीट दोगे कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जा सकता है, रिमेनिंग किस में चला जाएगा, वर्क में। तो अगर आप इंजन की बात करते हो, अगर इंजन की बात करते हो तो बेटा इंजन को आप हीट देते हो, वो किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में। अब आप कितनी हीट देते हो, कितनी उसमें से जाया गई, बाकी रिमेनिंग जो भी होगा वर्क में होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि वर्क होता है हीट सप्लाइड और हीट एक्सपेल्ड। यहाँ पे Q2 का मकसद क्या होता है बेटा, ये हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, और ये होती है हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड बेटा कितनी जाया गई, ठीक है। इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या बन जाता है बेटा, वर्क। तो आप कहोगे बेटा इफिशियंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपान Q1, ये हो जाएगा बेटा Q1 अपान Q1, Q2 अपान Q1 बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपान Q1। तो बेटा इफिशियंसी का फार्मूला आ गया, वर्क अपान Q1 करें, जो बराबर किसके आ जाएगा, Q2 अपान Q1। बेटा ये इफिशियंसी का फार्मूला आ गया, ठीक है। अगर इफिशियंसी आपने निकालनी है बेटा तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपकी हीट जाया नहीं जाती, अगर आपकी हीट रिजेक्टेड 0 है, तो 0 अपान Q1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 का मकसद 100%, कि अगर आपकी हीट जाया नहीं जाती मींस Q2 क्या होगा, 0। अगर Q2 0, 0 अपान Q1 क्या होगा, 0। तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1। इफिशियंसी 100% होगी। मींस अगर आपका लॉस नहीं होता, इंजन के अंदर अगर हीट का लॉस नहीं होता, तो वो इंजन क्या हो जाएगा, 100% इफिशियंट हो जाएगा। उसकी इफिशियंसी कौन सी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब आप इसको कह सकते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी देखिए बेटा, आप इसको कर सकते हैं कि इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। बेटा अगर इफिशियंसी को टेम्परेचर के सेंस में ले जाए, यहाँ पे बेटा आपको पता है कि T1 जो हम लेते हैं ये टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, और T2 जो हम लेते हैं बेटा ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर होता है। और इंजन तब तक वर्क करता है जब तक T1 क्या हो जाता है बेटा, बड़ा होता है T2 से। अब आपको पता है बेटा कि जब किसी भी इंजन का, आपको बेटा लॉज ऑफ हीट फ्लो जो होते हैं वो मैट्रिक के अंदर पढ़ते, पता नहीं आपने पढ़ी है मैट्रिक के अंदर फिजिक्स या नहीं पढ़ी, लेकिन वहां पे जो है वो कंडक्शन वगैरह के उसूल सिखाए जाते हैं कि दो जगहों पे हीट का फ्लो जो होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से। जैसे अगर बाहर ज्यादा गर्मी है और अंदर ज्यादा रूम ठंडा है, तो ज्यादा हीट फ्लो करेगी बाहर से अंदर। अगर अंदर भी जो है वो सर्दी है और बाहर भी रूम ठंडा है, तो हीट का फ्लो कम होगा।
जितना दो पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा, हीट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा, और जितना टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा, हीट का फ्लो कम होगा। तो इसी तरह से इंजन में हीट का फ्लो होता है। जितना हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ही जो है वो हीट का फ्लो ज्यादा होगा और वर्क क्या होगा, ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंजन है, उसका हॉट रिजर्वायर 1000 केल्विन पे है और कोल्ड रिजर्वायर 500 केल्विन पे है, तो डिफरेंस उनका है 500। दूसरा इंजन है जिसका हॉट रिजर्वायर 1500 है और कोल्ड रिजर्वायर 500 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, 1000 हो जाएगा। तो जिसमें डिफरेंस 1000 होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा हीट का फ्लो होगा उसके अंदर। और जिसका डिफरेंस कम होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, कम हीट का फ्लो होगा और उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा देखें, हीट का जो फ्लो होता है, Q1 का जो फ्लो होता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे। ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ज्यादा हीट का फ्लो होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा कि इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - T2 बेटा, 1 - T2/T1, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे डायरेक्ट रिलेशन रखता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, T1 - T2 इज इक्वल टू डेल्टा T/T1। तो इफिशियंसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफिशियंसी 1 - T2/T1 इज इक्वल टू डेल्टा T/T1। तो यहां से आप इसको टेम्परेचर के सेंस में भी इफिशियंसी को ले जा सकते हैं कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है बेटा। इफिशियंसी जो होती है, इफिशियंसी की पहली बात बेटा, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए बेटा, आप देखिए आपके पास एक इंजन है बेटा, एक इंजन वन है और दूसरा इंजन 2 है बेटा। ठीक है, मैं दो की डेटा लेता हूं बेटा कि इसका T1 है 1000 केल्विन और इसका T2 है 500 केल्विन। डेल्टा T1 हो जाएगा 500 केल्विन, इसकी इफिशियंसी 1 होगी बेटा। अब इसका हो जाएगा बेटा T1 अगर 1500 केल्विन है और T2 इज इक्वल टू 500 केल्विन है, डेल्टा T2 इज इक्वल टू बेटा 1000 केल्विन है, इसकी इफिशियंसी बेटा 2 होगी। आप कह सकते हैं कि इफिशियंसी जो 2 होगी वो ग्रेटर देन इफिशियंसी 1 होगी, बिकॉज डेल्टा T जो है वो ग्रेटर देन है डेल्टा T1 के। आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं, जिसकी टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, फार्मूले के अंदर भले डाल के इसको देख ले। अब दूसरी बात बेटा कि इफ efficiency also depends upon temperature of cold reservoir and hot reservoir. If in case delta T of two engines is same, then
इंजन having CR at low temperature has higher efficiency. देखिए बेटा, कभी कभी ये होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो सेम हो जाता है। मैं इसकी भी बना लेता हूं। एक इंजन 1 है बेटा, इंजन 1 है और इंजन 2 है बेटा, ठीक है। अगर इसका आप कह लें T1 है 1500 केल्विन, T2 है 500 केल्विन बेटा, ठीक है। अब इसका डेल्टा T1 कितना है बेटा, ये है हमारे पास बेटा, ये है 1000 केल्विन बेटा, ठीक है। अब इसका आप कह लें T1 है 2500 केल्विन और T2 आप कह लें कि 1500 केल्विन है बेटा। और डेल्टा T2 इसका भी कितना है बेटा, ये 1000 केल्विन। दोनों का डेल्टा T क्या है बेटा, सेम। दोनों की इफिशियंसी सेम नहीं होगी, ठीक है। दोनों की इफिशियंसी डिफरेंट होगी। क्यों बेटा, देखें ये होता है, देखिए इफिशियंसी होती है डेल्टा T अपॉन T1। डेल्टा T तो सेम है, लेकिन इसका T1 1500 है और इसका T1 क्या, सॉरी, ये जो होता है बेटा, आप देखते हैं बेटा कि इसका जो कोल्ड रिजर्वायर होता है बेटा, एक बेटा एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1 बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा कि जिसका T2 बेटा कम है, ठीक है, ये T2 कम है तो ये माइनस वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि इसका T2 500 अपान क्या हो जाएगा बेटा, 1500 होगा, जबकि इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो होगा 1500 अपान क्या हो जाएगा बेटा, 2500 होगा। तो बेटा जिसका T2 कम होगा ना, जिसका T2 कम होगा उसकी इफिशियंसी ज्यादा आएगी। अगर डेल्टा टी सेम हो जाता है, अगर डेल्टा टी सेम हो जाएगा तो उनकी इफिशियंसीज जो होती है वो फिर किस बुनियाद पे देखी जाएंगी कि किसका कोल्ड रिजर्वायर लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है। अब तीसरी बात इसके अंदर बेटा, तीसरी बात ये होती है कि बेटा इफिशियंसी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन becomes 100% when T2 is equal to 0 केल्विन। जब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या बन जाए बेटा, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर बिकम्स 0 केल्विन या एब्सोल्यूट 0 बेटा, एब्सोल्यूट 0 बन जाए तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी बेटा, 100%। देखिए इफिशियंसी क्या होती है बेटा, 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर 1 माइनस 0 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100%। ये तब होगा जब ये T2 कितना हो जाता है बेटा, 0 केल्विन। और प्रैक्टिकली T2 is equal to 0 Kelvin is not possible. Therefore, we can say that Carnot engine cannot be 100% efficient. ये भी 100% efficient नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होगा वो 100
100% एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ एक वीडियो, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, अब इस चीज को हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। पीसी केड़ो है, मत क्यों है ही है क्लास बंदी हो ही है। अल्लाह यार, मेरा लेने के वरी कनेक्ट करे बेटा। देखिए बेटा, इसके अंदर हम ये देखेंगे, देखिए बेटा आप इसको इस तरह से देखिए बेटा, ये आप इसको इस सेंस में देखें, भले ये कनेक्ट हो ले बेटा, कंप्यूटर कनेक्ट हो ले, इन्होंने आप कुछ कनेक्ट किया क्या लाए ना यार। देखिए बेटा, अब आप इसको देखें कि ये जो हमने डिस्कस किया कि कार्नोट साइकिल जो है, कार्नोट इंजन 4 प्रोसेसेस पे काम करता है, तो उसको देखें कि ये कैसे काम करता है बेटा। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो डिटेल्स दी गई है बेटा। ठीक है, ये बेटा आप इसको यहाँ पे देखें बेटा। ठीक है, ये आप समझे हमारे पास बेटा कि ये एक जो आपको शीट नजर आ रही है ना बेटा, ये आप समझे ये परफेक्ट इंसुलेटर है, मीन्स 100% इंसुलेटर है। ये हॉट रिजर्वायर है जो हीट सप्लाई करेगा। ये कौन सा है बेटा, इसके अंदर ये देखें आइस के क्यूब आ रहे हैं, मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, कोल्ड रिजर्वायर हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको देखें, ये हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर है जो हीट ले सकता है, और ये हमारे पास हॉट रिजर्वायर है जो हीट ले सकता है। और ये जो आपको शीट नजर आ रही है, ये कौन सी है बेटा, ये इंसुलेटिंग शीट है बेटा। आप देखें इसको, अब आप देखें बेटा इसको, कि जैसे ही ये जो है वो इस तरह से आता है बेटा, देखें ये हमारे पास सिलेंडर है बेटा, और ये पिस्टन है बेटा। ठीक है, और ये इसके अंदर ये कौन सा है, वर्किंग सब्सटेंस है। इस सिलेंडर की बेटा दीवारें और ये पिस्टन इंसुलेटर का होगा, ये बॉटम किसका होगा बेटा, कंडक्टर का होता है। अब देखें ये काम कैसे करता है, देखें ये हमारे पास वर्किंग है, और वर्किंग जो होता है वो कौन सा हो सकता है, ये बेटा इसके नेम लिखे जा रहे हैं, इंसुलेटिंग वाल्स बेटा। ठीक है, और पिस्टन भी इंसुलेटिंग होता है। ये बेस जो होता है बेटा, ये कंडक्टिंग बेस होता है। ठीक है, ये सिलेंडर और पिस्टन का एक सिस्टम होता है बेटा। ठीक है, और ये ग्राफ बनाने का तरीका है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का। अब देखें बेटा, अब ये पहले स्टेप के अंदर देखें, पहले स्टेप के अंदर हम किसके ऊपर रखते हैं बेटा, इसको हम रखते हैं हॉट रिजर्वायर, क्योंकि पहले के अंदर हमने क्या करना होता है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करनी होती है। देखें बेटा, यहाँ पे एक थर्मामीटर शो होगा, और एक आपको बैरोमीटर या प्रेशर मेयर करने वाला इंस्ट्रूमेंट नजर आएगा। मैं इसको थोड़ा यहां तक ले आता हूं, ये देखें। अब आप देखिएगा कि पहला प्रोसेस जो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, नहीं बढ़ता। आप देखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर पे फर्क नहीं आएगा, प्रेशर अभी ज्यादा है, इस तरफ प्रेशर क्या होगा, कम। आप देखोगे जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम।
और यहाँ पे ग्राफ चला जाएगा पॉइंट ए से बी की तरफ। तो ये देखिए ये हॉट रिजर्वायर है, ये हीट देगा और पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बेटा आप देख लें इसको कि देखें यहाँ पे ये कौन सी एक्सपेंशन हो रही है बेटा, ये आइसोथर्मल। फिर देखें इसको एक बार, फिर देखें बेटा, आप इसको देखें बेटा इस तरह से, मैं इसको स्लोली ले जाता हूं। देखें ये आप इसको देखें बेटा कि मैं नजर को नहीं दो, देखें बेटा आप इसको यहां से देखें, यहाँ पे मैं इसको स्लोली जो होता है बेटा इसको इस तरह ले जाता हूं। देखें ये पहले मैं इनिशियल पोजीशन पे ले आया, अब देखें आप बेटा स्लोली स्लोली मैं इसको ले जाता हूं, आप इस तरफ देखिएगा बेटा। देखें ये देखें एक्सपेंशन हो रही है, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आ रहा, प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम हो गया। वापस देखें आप बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, यहाँ से हीट हो रही है, इसमें प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर जो होगा बेटा सेम रहता है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर ग्राफ कहां पे जाएगा बेटा, अब आप इसको देखें बेटा स्टेप वाइज, अब आप इसको ध्यान से देखें। ये बेटा थर्मामीटर है, ये हमारे पास बेटा ये प्रेशर को मेजर करने और ग्राफ देखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर सेम रहा। वहां पे लाइन देखिएगा, वहां पे लाइन किस तरफ चली जाती है, ए से बी की तरफ जाइए टेम्परेचर बेटा, और ये ए से किस तरफ चला गया सिस्टम, बी चला गया। अब यही सिस्टम किस पे आ गया बेटा, ये इंसुलेटर पे आ गया। देखिए ये इंसुलेटर है, अब हीट इसमें न आएगी न जाएगी, क्योंकि दीवारें और पिस्टन तो पहले ही किसका है, इंसुलेटर। अब देखिएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब देखिएगा इसको ध्यान से बेटा, देखें अब ये और एक्सपेंशन हो रही है बेटा, ये देखें एक्सपेंशन होगी, टेम्परेचर गिर गया बेटा और प्रेशर भी क्या हो गया, कम। और वो कहां पे चला गया बेटा, ये चला गया बी से चला जाएगा सी पे चला जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन है एक्सपेंशन है। अब ये किस तरफ चला गया बेटा, अब ये चला गया कोल्ड रिजर्वायर पे, मीन्स साइकिल में हम ए से बी की तरफ एक्सपेंशन में गए। अब हम वापस आएंगे कंप्रेशन, आप देखोगे यहां से टेम्परेचर और प्रेशर अब बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, जहां पे वहीं पे होगा, लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। आप देखेंगे बेटा कि इसके अंदर बेटा देखें ये जो होती है बेटा ये कंप्रेशन होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा बेटा, ठीक है, लेकिन प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, मींस कंप्रेशन हुई। और अब ग्राफ आ जाएगा इधर बेटा यहाँ पे, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं बेटा, ये कौन सी आइसोथर्मल कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा, ठीक है। अब देखें इसको, अब ये फिर वापस आ गया और ये किस पे आ गया बेटा, इंसुलेटर पे आ गया, और इंसुलेटर पे अब ये कौन सी हो जाएगी, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर वापस आ जाएगा और प्रेशर भी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और ग्राफ उसके ऊपर चला जाएगा। देखें ये इस तरह से ये टेम्परेचर वापस आ गया और प्रेशर भी वापस आ गया बेटा, और ये हमारा साइकिल जो है ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट। ए से शुरू हुए हम और बी पे। अब देखिए सिलेंडर वही है कि पहले मैंने 4 बनाए थे, शायद आपके माइंड में हो कि कोई 4 अलग सिलेंडर, 4 नहीं है, वही सिलेंडर है। एक ही सिलेंडर होता है, वो क्या करता है बेटा, चारों प्रोसेसेस करता है। अब देखें प्रैक्टिकली ये जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है ये वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे इसको पिस्टन को अप या डाउन मूव कर, अब प्रैक्टिकली ये वर्क में कैसे कन्वर्ट होती है। आप देखें कि ये देखें पिस्टन है ना, इसको कनेक्ट किया जाता है बाहर व्हील्स के साथ, ये पिस्टन इस तरह से अप एंड डाउन करता है, उससे व्हील क्या होते हैं, गाड़ी के व्हील जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। प्रैक्टिकली देखिएगा कि ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क में कन्वर्ट होता है। अब देखिए ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर रहा है, नतीजे में ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपकी हीट एनर्जी जो है ये किस में जा रही है, में जा रही है, ठीक है। इस तरह से पिस्टन
डाउन करता है और इसके नतीजे में ये यहाँ पे हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ये कार्नोट इंजन होता है। इंजन का प्रोसेस जो होता है वो इसी तरह से होता है। मैं ये आपको वीडियो भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप इसकी वॉइस भी सुन लीजिएगा, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, और जो है वो इंशाल्लाह जो है वो कल डिस्कस करेंगे। अब एक बीच में भी हमारा टॉपिक रह गया था, सीपी माइनस सीवी वाला, वो और एंट्रोपी इंशाल्लाह कल कर लेंगे।